ऐसा उसको बार बार बदलना पड़ेगा जो उस माध्यम में गया है मेला के अंदर। हो सकता है कहीं लाल पीयर हरियर देख लिया तो उसी के अंदर वो एडजस्ट हो जाएगा और ऐसी स्थिति में उसके अपवर्तनांक का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा अगर भीड़ हो ना, ज़्यादा उस पर भीड़ हो तो वो काफ़ी समय के बाद उस भीड़ से या झुंड से निकलेगा, या अगर ज़्यादा लाल पीयर हरियर हो ना तो ताकते चले गए ना उन्हें। इसका मतलब कि उस कंडीशन में उसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पर तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने जाना था प्रकाश के अपवर्तन के कुछ घटनाओं के बारे में, जिसमें हमने आपको बताया था कि प्रकाश के अपवर्तन के कौन कौन से नियम होते हैं, वो नियम सारा चीज़ बता दिया था। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पार्श्विक विस्थापन के साथ कुछ अपवर्तनांक के बारे में, जो एग्जाम में बहुत ही ज़रूरी होता है। तो कृपया हमारे संगे संगे बने रहिएगा ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लिखे हमने पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन को इंग्लिश में हम लिटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिटरल डिस्प्लेसमेंट। अब ये होता क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे हमने ABCD करके एक कांच बनाया है। कांच एक माध्यम होता है, आपको पता है, हमको भी पता है, और इसके ऊपर वायु एक माध्यम है। नीचे भी तो वायु ही होगा क्योंकि कांच से बाहर है। तो यहाँ पे दो माध्यम हमने कांच और वायु लिया है। अब हम जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में भेजते हैं तो वो अपने पथ से डायरेक्ट मुड़ जाती है, जिसको अपवर्तन के नाम से जानते हैं और पहचानते हैं। अब यहाँ पे हमने PQ किरण को इस कांच के ऊपर डाला जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी और ये अपने पथ से मुड़ जाएगी। सही बात है। अब जब ये अपने पथ से मुड़ेगी तो केवल कांच के अंदर मुड़ी रहेगी, जबकि कांच से जब बाहर निकलेगी तो फिर से उसको कौन सा माध्यम मिलेगा? तो वायु माध्यम मिलेगा। और जब वायु माध्यम में मिलेगा तो जिस डायरेक्शन में वायु माध्यम में पहले चल रही थी उसी डायरेक्शन में अब भी चलना शुरू करेगी, मतलब ये सीधा हो जाएगी। अब यहाँ पे हम काल्पनिक रेखा खींच सकते हैं। देखिएगा ये जो लाइन PQ रेखा है ये प्रतीत हो रहा है कि यहाँ से ये आगे बढ़ना चाहिए। उसी तरह से ये जो किरण, ये RS जो किरण है, ये प्रतीत हो रहा है कि आगे इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तो इसको तो हम आपतित किरण PQ बोलते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? अपवर्तित किरण। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर लीजिएगा कि इस अपवर्तित किरण को ही हम निर्गत किरण के नाम से भी जानते हैं। यानी ये जो किरण RS है ना, इसी किरण को अपवर्तित किरण कहा जाता है और निर्गत किरण भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक की कहानी खत्म। तो इसमें हमने जाना कि एक कांच माध्यम है और वायु एक माध्यम है। तो वायु से जब प्रकाश निकल के कांच माध्यम में प्रवेश कर रही है तो अपने पथ से मुड़ रही है, परंतु जैसे कांच को क्रॉस कर रही है तो फिर से अपने उसी पथ पर लौट जा रही है। तो ये किरण हम अपवर्तित किरण कहेंगे। अब गौर से देखिए ना, तो ये प्रतीत होने वाली किरण ये वाला, ठीक है, और ये जो वास्तविक किरण अपवर्तित किरण है, इसके बीच में कुछ गैपिंग दिख रहा है आपको। ये गैपिंग, इसी गैपिंग को पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। मतलब हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि निर्गत किरण यहाँ पे, या अपवर्तित किरण बोल सकते हैं। निर्गत किरण और आपतित किरण, या आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की जो दूरी है ना, डिस्टेंस, इसी डिस्टेंस को हम पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन, या इंग्लिश में लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। आई होप आपको हजम हुआ होगा। तो क्या सर पार्श्विक विस्थापन जो दूरी है, ये वाला दूरी, ये डिस्टेंस फिक्स रहेगा कि बदलते जाएगा? तो दोस्तों ये दूरी जो है ना, ये फिक्स नहीं रहेगा। अगर हम कांच की लंबाई को बढ़ा दें, जस्ट एग्जाम्पल देखिएगा एक और, जैसे एक हमने कांच बनाया, अब ये जो कांच है इसकी हमने मोटाई चौड़ाई जो भी था सब बड़ा कर दिया है। अब इस कंडीशन में जब एक प्रकाश की किरण को हम भेजेंगे तो जाहिर सी बात है कि अपने रास्ता को फिर से मुड़ेगी इस तरह से। ठीक है, और जब फिर से वायु माध्यम आएगा तो इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ देखिए प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर कुछ दूरी क्या हो जाएगा, ये किरण ऐसे जा रही है, और ये प्रतीत हो रहा है कि ये किरण इस तरह से जा रही है। अब गौर से देखिए तो यही तो निर्गत किरण थी, और ये वाली किरण क्या है? आपतित किरण। इसके बीच का डिस्टेंस बढ़ चुका है। इसका मतलब सीधा सीधा हम बोल सकते हैं कि अगर कांच की लंबाई या किसी एक माध्यम की लंबाई बढ़ा दें, ठीक है, या उसकी चौड़ाई को बढ़ा दे, तो इसके बीच में जो डिस्टेंस है ना, ये पार्श्विक विस्थापन या लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये भी बढ़ जाता है। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ था किसके बारे में? पार्श्विक विस्थापन के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, अब समझ लेते हैं कि अपवर्तनांक क्या होता है। उससे पहले इसको हम डिलीट कर देते हैं। अपवर्तनांक को आप समझते हैं। अपवर्तनांक को इंग्लिश में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब अगर आप डेफिनेशन को पढ़ने की कोशिश किए तो आपका माथा चकरा जाएगा। उससे पहले हम आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं, और उस एग्जाम्पल के सुनने के बाद आपका जो अपवर्तनांक का कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ जाएगा डायरेक्टली। सपोज डेट सर कहीं पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा, मेला समझ सकते हैं, मेला, और उस मेला में बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, अब एक ऐसा व्यक्ति जो उस मेला के भीड़ से निकलना चाहता है, उस मेला के भीड़ से क्या करना चाहता है? निकलना चाहता है।
तो सोचिए जरा कि उस मेला के भीड़ से वो निकलने के लिए दाएं बाएं घूमना पड़ेगा उसको, क्या कि बहुत लोग होंगे। अब ऐसा थोड़े कि सबको ढाते हुए निकल जाएगा, नहीं, उसको दाएं बाएं घूमना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। मतलब समझ रहे हैं, मेला एक माध्यम था, जिस तरह इसमें ये कांच एक माध्यम था। इस कांच के अंदर जब प्रकाश प्रवेश किया, प्रकाश की किरण जब प्रवेश की तो ये अपना डायरेक्शन चेंज करके निकल रहा है। उसी तरह मेला के अंदर जब कोई व्यक्ति गया था तो वो अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा बार बार। अब वो जितने समय के बाद उस मेला के झुंड को या उस भीड़ को क्रॉस कर लेगा, ठीक है, वही उसका अपवर्तनांक कहलाता है। और यहाँ पे हमने सीधा सीधा लिखा है कि किसी माध्यम से प्रकाश की दिशा बदलने की क्षमता को अपवर्तनांक कहते हैं, जिसे एन से सूचित किया जाता है। समझ रहे हैं, ऐसा उसको बार बार बदलना पड़ेगा जो उस माध्यम में गया है मेला के अंदर। हो सकता है कहीं लाल पीयर हरियर देख लिया तो उसी के अंदर वो एडजस्ट हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में उसके अपवर्तनांक का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा अगर भीड़ हो ना, ज़्यादा उस पर भीड़ हो तो वो काफ़ी समय के बाद उस भीड़ से या झुंड से निकलेगा। या अगर ज़्यादा लाल पीयर हरियर हो ना तो ताकते चलेगा इन्हें उन्हें। इसका मतलब कि उस कंडीशन में उसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। परंतु सोचिए एक ऐसा जगह जहाँ पे कोई आदमी नहीं हो, और उस स्थिति में कितना स्पीड जा सकता है, अपना डायरेक्शन नहीं बदलेगा। बदलेगा क्या, नहीं बदल सकता है। मतलब उस समय उसका अपवर्तनांक का मान क्या हो जाएगा, तो कम हो जाएगा। ठीक है, अब गौर से सुनिएगा, यहाँ पे हमने नोट करके कुछ चीज़ें लिखी हुई है जो एग्जाम में और साथ ही साथ कुछ और भी न्यूमेरिकल्स वैल्यू बनाने में आपका सहयोग करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है। मतलब अगर किसी माध्यम का अपवर्तनांक कम है तो उसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी। मतलब अगर झुंड कम हो तो प्रकाश काफ़ी स्पीड से भागेगा। मतलब अगर झुंड कम हो तो जो मेला में गया हुआ आदमी था वो काफ़ी स्पीड से भागेगा, और वही झुंड ज़्यादा हो तो उसकी चाल जो होगी ना धीमी हो जाएगी। यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उसमें प्रकाश की चाल क्या होती है, तो अधिक होती है, तथा जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल क्या होती है, तो कम होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो दोस्तों यहाँ से हम क्लू एक निकाल सकते हैं कि हमने कहा कि अपवर्तनांक को का संकेत एन होता है। क्या होता है, एन। अब यहाँ से इस नोट के थ्रू एक क्लू मिलेगा, जिससे एक सूत्र मिलेगा। ठीक है, तो अपवर्तनांक को हमने एन से सूचित कर दिया, अंक को हमने यहाँ पर एन से सूचित कर दिया। ठीक है, अब कह रहे कि अगर अपवर्तनांक का मान कम होगा तो प्रकाश की चाल अधिक होगी, और अपवर्तनांक का मान अधिक होगा तो प्रकाश की चाल कम होगी। मतलब ये एक उल्टा रिलेशन हो रहा है, क्या उल्टा संबंध दिख रहा है। उल्टा संबंध को हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्स बोलते हैं या व्युत्क्रम बोलते हैं। इसका मतलब कि इसमें प्रकाश की चाल को व्युत्क्रम दिखाया जा रहा है इस अपवर्तनांक के सापेक्ष। तो यहाँ पे हम प्रकाश की चाल को व्युत्क्रम दिखाने के लिए ऊपर लिखते हैं 1, और नीचे प्रकाश की चाल को उस माध्यम में लिख देते हैं हम CM। ठीक है, यह एम से मतलब होगा कोई मीडियम, कोई माध्यम होगा, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल को CM लिखे हैं। ठीक है, अब ये व्युत्क्रम होता है तो उसका सिंबल ये होता है, देखिए ध्यान से, हम यहाँ कह रहे हैं कि अपवर्तनांक अगर कम होगा तो प्रकाश की चाल अधिक, और अपवर्तनांक अधिक होगा तो प्रकाश की चाल कम। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्वर्स हो रहा है, व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है। इसका मतलब कि सीधे इस तौर पे हम बोल सकते हैं कि अपवर्तनांक का जो मान होता है ये प्रकाश की चाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब जब भी ये सिंबल हटाया जाता है ना फिजिक्स के लैंग्वेज में, तो वहाँ पे कोई एक कांस्टेंट वैल्यू आता है। क्या आता है, कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू का मतलब पिछले वीडियो में हमने बताया था और अभी भी बता रहे हैं। कांस्टेंट का मतलब कि एक ऐसा मान जो सर्वत्र या सभी जगह क्या हो, समान हो। समझ रहे हो, वही होता है कांस्टेंट। तो गौर से सुनिएगा, यह एन है तो एन लिखेंगे, ठीक है, और ये सिंबल हटेगा तो बराबर लिखेंगे, और इसके साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू आता है तो कांस्टेंट वैल्यू को हम यहाँ पे C लिख देते हैं, और बटा में क्या है, CM। अब कहिएगा यहाँ पे n तो अपवर्तनांक है और CM तो एक माध्यम में प्रकाश की चाल है। अब ये C कहाँ से आ गया, तो इस C को हम बोलते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल, जो लगभग कितना होता है, तो ये होता है 3 × 10 के पावर कितना, 8 मीटर प्रति सेकेंड। यानी निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। या अगर इसको किलोमीटर में लिखिएगा ना तो ये हो जाएगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो इसका मान ना कभी नहीं बदलेगा अगर निर्वात में होगा तो। समझ रहे हैं, तो ये मान कभी नहीं बदलेगा, इस वजह से इसको कांस्टेंट बोलेंगे। तो जब भी हम निर्वात की बात करेंगे तो उसमें प्रकाश की चाल कितना रखेंगे, तो ये दोनों कोई ना कोई दोनों में से कोई एक वैल्यू को रखेंगे। अब आइए इसके ऊपर न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम लोग, फटाक दे। तो दोस्तों ये रहा न्यूमेरिकल, कह रहे कि शून्य में प्रकाश की चाल इतना लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, 3 लाख, तथा कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है।
तो हमको कांच का अपवर्तनांक बताना है कि कितना होगा, मतलब कांच माध्यम में से प्रकाश कितनी स्पीड से गति करेगा ये आपको बताना है। तो दोस्तों शून्य में प्रकाश की चाल या इसी को बोलते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल, ये होता है 3 लाख। इसका मतलब कि यहाँ पर सी का मान दिया हुआ है कितना, तो 3 लाख। तो फॉर्मूला लिख सकते हैं n इक्वल्स टू सी का मान कितना दिया है, तो 3 लाख, ठीक है, किलोमीटर प्रति सेकेंड, और बट्टा यहाँ पे अब कह रहा है कि सीएम मतलब कोई माध्यम है इस निर्वात के अलावा, तो सीएम का मतलब हो गया कांच का, यहाँ पे कांच में प्रकाश की चाल, तो कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 2 लाख होता है, तो 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से किलोमीटर प्रति सेकेंड खत्म कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 5 जीरो से 5 जीरो कट जाएगा, अब बचेगा कितना तो 3 और बट्टा में 2। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 चौका 8 है, 2 चौका 8, लगभग 1.44, ठीक है। तो यहाँ इस क्वेश्चन के अनुसार जो कांच का अपवर्तनांक है ये 1.44 होगा, ठीक है। और रियलिटी में कांच का जो अपवर्तनांक होता है इतना होता है, मतलब प्रकाश उसमें इतना डायरेक्शन से क्या करेगा, इतना माध्यम से, मतलब प्रकाश उसमें इतना आंकड़े से क्या कर सकता है, अपनी दिशा को चेंज कर सकता है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ से और मिला है कि दोस्तों जब भी हम अपवर्तनांक निकालेंगे ना, तो 2 माध्यमों का जो रेशियो करेंगे, तो रेशियो करते समय वो दोनों इकाई जो होंगे कट जाएंगे, तो इससे क्या लगा कि अपवर्तनांक का कोई एसआई मात्रक नहीं होता है, ये एसआई मात्रक हीन होता है। और उसी तरह से आपकी किताब में कुछ अपवर्तनांक निकाल कर दिया हुआ है यहाँ पर, जैसे वायु का अपवर्तनांक होता है 1.003 होता है, पानी का 1.33 होता है, ठीक है, केरोसिन का कितना होता है, तो 1.44, केरोसिन और कांच दोनों का 1.44 होता है, बर्फ का 1.31 होता है, कांच का यहाँ पे 1.48 से लेकर 1.61 तक होता है, ठीक है। तो ये मतलब एक स्पेशल कांच की बात कर रही है यहाँ पर, ठीक है, याद रखिएगा। और हीरा का कितना होता है, तो 2.42 होता है। देखिए अभी तक जितना भी माध्यम में आप अपवर्तनांक निकालिएगा ना, उन सभी माध्यमों में सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होगा, हीरा का होगा, 2.42 सबसे ज़्यादा होगा। इसका मतलब कि अगर इसका अपवर्तनांक ज़्यादा है तो इसमें प्रकाश काफ़ी धीमा गति से निकलेगा, समझ रहे हैं ना, क्योंकि हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है किसका, हीरा का, ठीक है। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जो होता है ना, ये प्रकाश की दिशा को बार बार मोड़ देता है। अगर ये प्लेन होता है, अगर ये स्लैब के जैसा होता है, तो स्लैब के कारण, अगर स्लैब के जैसा होता है, स्लैब के जैसा, तो इस स्लैब में के अंदर ना हेक्सागोनल स्ट्रक्चर नहीं होता है, जिस वजह से प्रकाश बहुत आसानी से पार कर सकता है। लेकिन इस हीरे में हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होने के कारण ये प्रकाश को डायरेक्शन में बार बार मोड़ते रहता है इस तरह से, जिस वजह से प्रकाश काफ़ी टाइमली निकलता है हीरा के अंदर, इस वजह से उसका अपवर्तनांक बढ़ जाता है। इसीलिए यहाँ पे 2.42 हीरा का अपवर्तनांक दिया गया है। तो आई होप आज के इस सेशन को आप समझ पाए होंगे। हमको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई देकर बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा, और आने वाले समय में आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं किसी अदर वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।